खान सर हैं, थे नहीं, हैं। और आपके अंदर लोग जो है अल्लाह और राम दोनों का मतलब कि सूरत देख रहे हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं सर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत रिस्पेक्ट के नजर से जो है ना देश के लोग देखते हैं, क्योंकि मैं केरल में गया था तो वहां पे जब मैंने बोला कि मैं बिहार से आया हूं, तो वहां का एक ऑटो ड्राइवर बोला कि वही जो खान सर। तो हाँ, मैं बोला अरे हाँ। बाप रे तो बाप। उसने बोला क्या कि मेरा बच्चा खान सर का मतलब कि वीडियो देखता है और उनसे पढ़ता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। सर एक चीज बताइए सर, देश की बेरोजगारी किस प्रकार से दूर की जा सकती है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए सर, बेरोजगारी का लड़कों का जो शिक्षा का स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड हम्म, एक, उसको वो स्टैंडर्ड की पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहा है। वो ग्रेजुएशन में जा रहा हम्म, है। हर टीचर से पूछिए कि तुम प्राइवेट टीचर बनना चाहते हो कि सरकारी, तो कहेगा हम सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, क्योंकि वही सरकारी स्कूल वाला अपने बच्चे को बर्बाद किया है। एक अच्छी शिक्षा दीजिए, आप उसको कुछ मत दीजिए, आप उसको रोटी कपड़ा मकान मत दीजिए, उसे एक बेहतर शिक्षा दीजिए। देखिए रोटी कपड़ा मकान छीन लेगा वो, छीन लेगा वो। तो हम लोग उसको छीनना सिखाते हैं। कभी अधिकार मांगने से नहीं मिला है, छीनना पड़ता है। आजादी हमें कटोरे में सजा के नहीं मिली थी, छीनना पड़ा था। शिक्षित लोग थे उस वक्त, जो उस समय की पढ़ाई थी लोगों ने उसे पढ़ा था। लेकिन जो अभी की पढ़ाई है, टेक्निकल चीज हर चीज है, तो हम जब तक शिक्षित नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। शिक्षा के स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा। आप देखेंगे, हमको बड़ा खुशी होती है इस बात को देख के कि छोटा छोटा लड़का, जिन्हें हम तो बहुत मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन वालों को ही हम पढ़ाते हैं, मतलब एटलीस्ट इंटर पढ़ा होना चाहिए, उसके नीचे वाले को हम लोग क्या पढ़ाएंगे। तो वो छोटके बच्चों को भी ना इंटरेस्ट आता है पढ़ने से। तो मेरा कहना है कि जो लॉर्ड मैकाले जो जहर बो के गया है, शिक्षा को बोझ बना के गया है, हमारा मकसद है कि उस बोझ को उतार देना और लड़कों के प्रति, शिक्षा के प्रति प्रेम कर देना। जिस तरह प्यार में लोग पागल हो जाते हैं ना, फिर ना माँ बाप का सुनेगा ना समाज का सुनेगा, उस तरह प्यार हो जाए शिक्षा से, फिर वो किसी का नहीं सुनेगा। ले लेगा सर वो रोजगार तो बहुत, मतलब इधर जैसे बस शिक्षा सुधारिए, वो लड़ के ले लेगा। सर एक और मैं सवाल पूछने जा रहा हूं सर आपसे। ये जो सरकारी वैकेंसियां हैं वो धीरे धीरे कम की जा रही है और कुछ जगहों पे खत्म की जा रही है। जैसे बैंकिंग का था, उसमें सीटें बहुत कम कर दी गई और बहुत सारे बैंकों को बेच दिया गया। रेलवे में बहुत सारे टीटी जो है वो प्राइवेट हो गए हैं, गार्ड प्राइवेट हो गए हैं, स्टेशन पे टिकट काउंटर पे टिकट काटने वाले लोग प्राइवेट हो गए हैं, सफाई कर्मी प्राइवेट है। और भी बहुत सारे सेक्टर में आर्मी का भी जो वैकेंसी है वो समय पे नहीं निकाला जा रहा है, दौड़ होने के बाद भी उस समय पे वैकेंसी क्लियर नहीं किया जा रहा है। इन सब चीजों को कैसे समय पे किया जाए, और क्या ये सरकार की सोची समझी साजिश है कि युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जाए, इस पे आपका क्या राय है सर? सर देखिए, ये सब चीजों को उठाने के लिए, देश के आगे जाने के लिए मीडिया होना चाहिए। आप कुछ जैसे आप हैं, आप किसी भी चीज को बढ़ चढ़ के उठाते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके जो पत्रकार की कैटेगरी है, क्या आपको लगता है कि जितनी ईमानदारी से आप करते हैं, क्या बाकी लोग भी कर रहे हैं? बहुत गिने चुने मिलेंगे लोग आपको। तो ये तो उन लोग को उठाने की जरूरत है। हम आपको एक सिंपल सा बात बताते हैं। रेलवे ने जो वैकेंसी दिया था, 37,000 वैकेंसी दिया था, 37,000 2019 में दिया था। अगर वो 5-5 या 10-10 हजार करके हर साल दे देता, तो एक फ्लो बना रहता लड़कों का सिलेक्शन में। ये बताइए, जो 2019 में फॉर्म भरा था, उसको पता कब चलेगा कि वो फेल हो गया? पता है 2024 में। क्या करेगा ये 5 साल में? वो उसको अगला चांस अगर भरेगा तो फिर कोई रिस्क लेगा? उसको 5 साल बाद अगर पता चलेगा तो। इसको रेगुलर फॉर्म में किया जाता है। तो देखिए, पढ़ाई करने वाला अपना पढ़ाई करेगा, गवर्नमेंट जॉब वाला गवर्नमेंट करेगा, बिजनेस वाला बिजनेस करेंगे। लेकिन दोनों को सिखाने लगता है लोग। कुछ लोग कहता है कि नौकरी देने वाला बनो, तो ये जहाजिया कौन चलाएगा? एयरफोर्स की वैकेंसी एग्जाम का रिजल्ट रोक के रखे हैं लोग। एयरफोर्स का सोचिए सर, कितना शर्म की बात है कि हमारी देश की सुरक्षा करने वाले उन लोग को पढ़ाए थे। हम लोग तो कह रहे थे सर रिजल्ट कब आएगा? बताइए, ये एयरफोर्स का रिजल्ट रोकने की चीज होती है? जो सुरक्षा में खड़े हैं उनको साइड में रोक के रखे हैं। ये तो हाल हो गया है। सर एक और चीज, इस देश के जितने भी युवा हैं बहुत उम्मीद के साथ आपके तरफ देखते हैं, बहुत उम्मीद के साथ सर। जी इस देश, मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूं, मुझे भी उसकी जानकारी नहीं है इसलिए मैं पूछने जा रहा हूं सर। इस देश का रोजगार मंत्री कौन है सर, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। रोजगार किसी एक मंत्रालय से तो आता नहीं है। हालांकि ये सबसे दोयम दर्जा का आप कहिए तो इस पे किसी की चिंता नहीं है। हकीकत हाँ, में पूछिए तो किसी का नहीं गया। जब बोल ही गया आप अपने से खड़े होइए, तो कम से कम एटलीस्ट उसको शिक्षा तो करने दीजिए। एक खुद से आपको, आप सोचिएगा तो आपको आपको हंसी आएगी। शिक्षा हर देश के लिए, खास करके भारत जैसे पिछड़ा, जो मतलब जो गुलामी की बेड़ियों में इतने सालों तक जकड़ा रहा, उस देश को शिक्षित करना जरूरी है। और शिक्षा पे 8-18% जीएसटी है।
सोचिए, मतलब ये हंसी नहीं आ रही है आपको? इस सब लोग को पढ़ना चाहिए। शिक्षा पे 18% जीएसटी, आप मोबाइल खरीदिएगा तो 18%, यानी इंटरटेनमेंट की चीज पे भी 18%। और आप क्रीम पाउडर पोतिएगा, फेयर एंड लवली वगैरह, तो 18%। अब पढ़ने जाइएगा खान सर के पास तब वो 18%। मतलब समझ रहे हैं मेंटेलिटी कहाँ जा रही है? सर, आपको इतने चाव से लोग सुनते हैं, देखते हैं और आपको प्यार भी देते हैं सर। ये जो जी जी 18% वाला बात बोले हैं, जी। ये देश के लोगों को पता है या नहीं पता है, या पता होने के बावजूद भी इस पे लोग ध्यान नहीं देना चाहते हैं? इसके बारे में सर थोड़ा-सा बताइए सर। सर हम आपको एक बात बताते हैं, हम लड़के से फीस लेते हैं 200 रुपया, ठीक है? उस हुँ। पर जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ये आपका सेस सरचार्ज काट कूट के सर्वर वगैरह कटा के 90 रुपए बचता है। यानी हमारी ओरिजिनल फीस तो 90 ही है ना। तो बताइए शिक्षा का लेवल कितना नीचे हम कर सकते हैं, मतलब कितना सस्ता कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते। हमको लोग, अगर हम अपनी फीस आज को 10,000 करेंगे तो भी लोग देंगे। लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग फी होती है, अलग अलग सब्जेक्ट पे भी वेरी कर सकता है। कोई बड़ा है, मान के चलिए किसी में 10 टीचर पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम 200 नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए, हमको हमारा राजीव गांधी का मतलब कहना था जब वो प्रधानमंत्री थे, 100 रुपया ऊपर से चलता है तो 35 से 40 रुपया गांव तक पहुंच पाता है। लेकिन हम बोलते हैं कि हम अगर यहाँ से जो पढ़ाते हैं, देश का अंतिम गांव कन्याकुमारी तक में भी 100% पहुंचता है, क्योंकि 100% ईमानदारी से आदमी पढ़ाता है, इसलिए 100% पहुंचता है। वहां से भी अगर 100% ईमानदारी से चलेगा ना तो 100% पहुंचेगा। सर, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे 15 मिनट का समय लिया था और आपका समय बहुत कीमती है, हम लोग उसका सम्मान करते हैं और आपने जो समय दिया इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। अभी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुआ था, हमने 7-8 पॉइंट बताया था जिसमें एसपीजी ने गलती किया था। और जहां भी आप अगर मैंने हमको देखा देख था के वीडियो। बोलिएगा, हाँ, तो हमने जहां सरकार अच्छा करती है हम एकदम ऐसा कहते हैं जैसे लगता है हम सरकार के प्रवक्ता हैं, और जहां गलती हुँ। करती है तो वहां हम तो अच्छा से धोते भी हैं। कैसा महसूस करते हैं सर, इस देश के 90% शिक्षित नेता जो है आपका वीडियो देखते हैं सर, और उसमें इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं, शायद आपको ये बात नहीं पता है, और रेलवे मिनिस्टर भी आपका वीडियो देख चुके हैं सर। और हाँ, हमको आप ही मतलब जैसे शिक्षकों के वीडियो के वजह से जो है ना, शायद इसमें सुधार भी होने वाला है। कैसा महसूस करते हैं सर आप? सर मैं देखिए, हर कोई इंसान को हम कैसे महसूस कर सकते हैं, हमको काफी मतलब मेरा सपना रहता है कि देश बदलना चाहिए। तो देश बदलने में ना काफी वो मतलब आप थकवे नहीं कीजिएगा। जब आपको लग जाए कि नहीं हमको एक देश के पूरे सिस्टम को जो अंग्रेज जो गड्ढा खोद के गए उसको बदलने, तो एक काफी खुशी होती है ना कि अब एक ऐसी पीढ़ी जाग रही है जिसे रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस ऐसी पीढ़ी जाग रही है और शिक्षा के क्षेत्र से ही जागेगी, उसको हम जगा के रहेंगे। लेकिन हाँ, यही कोशिश करना रहता है कि हर इंसान नहीं पढ़ सकता है। आपको विश्वास नहीं होगा, हम एक बार जा रहे थे, ऐसे गाड़ी में जाम लगी थी। आप पटना में तो है, हम आपको क्या बताएं, जाम यहाँ की कॉमन समस्या रहती है। तो एक आदमी सब्जी बेच रहा था ठेले पे, और उसका बेटा ना क्लास कर रहा था, हमारा ही क्लास लेके। तो हम गाड़ी का शीशा नीचे करके हम कहे, बाबू किसका क्लास कर रहे हो? तो कह रहा है डिस्टर्ब मत करो हमको। फिर ध्यान से देखा तो कह रहा है प्रणाम सर। तो सोचिए सर, वो ठेला वाला का लड़का कहाँ से बड़ी बड़ी फीस दे के पढ़ सकता है? तो हम भी यही कहते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि कम से कम फी में बेहतर से बेहतर शिक्षा गांव के कन्याकुमारी के आखिरी गांव तक पहुंचना चाहिए। मैं केरल के तिरुवनंतपुरम में था, तो आपके बारे में ऑटो ड्राइवर ने बताया था मुझे। बहुत अच्छा लगा सर कि आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे सर युवाओं के लिए। देखिए कि हर युवाओं को क्या कहा जाए, तलवारों के साए में इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवाओं को भी कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से बचिए, निरंतरता से पढ़ते रहिए। पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है जो आपको अभी भी आपके हाथ में आपका फ्यूचर का हथियार है। अगर आपके पास शिक्षा आया तो हर चीज को आप लड़ के ले सकते हैं। और पढ़ाई के प्रति अगर आप पीछे हटेंगे तो आपको कोई साथ नहीं देगा। रही बात आप लोग की समस्याओं में, तो हम अपने आखिरी सांस तक डटे रहेंगे, आप लोग के साथ खड़े रहेंगे, युवाओं के साथ। और मनीष जी, आपको भी बहुत, आपका भी धन्यवाद जो आप ऐसे चीजों को उठाते हैं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। कभी हम लोग को भी इस तरह मुद्दों को आपने स्टूडेंट्स की बातों को समझे जो यहाँ तक उठाया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।